स्वागत है आप सभी का इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर के लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को पढ़ रहे थे। इस लेक्चर का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को ब्रीफ में पूरा समझ लिया था कि ये सिद्धांत है क्या। फिर हमें स्पेसिफिकली इस सिद्धांत के जो 4 मूल प्रिंसिपल्स हैं जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रतिपादित किए हैं, जिसके ऊपर पूरा सिद्धांत बेस्ड है, वह 4 मूल सिद्धांत पढ़ने थे। तो आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में और शुरू करते हैं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के 4 मूल सिद्धांत। एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को समझाइए, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था उस फ्लो चार्ट के हर बिंदु को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और जब आपको स्पेसिफिकली 4 मूल सिद्धांत पूछे जाए तो आपको इन 4 बिंदुओं को ज्यादा एलाबोरेट करना है, इनकी ज्यादा व्याख्या करके आपको लिखनी है। तो इसी वजह से जब हम मूल सिद्धांत की बात करते हैं तो हम पहला दूसरा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख देंगे। उसके बाद में जब हम सिद्धांत के बारे में लिखेंगे तो इसको थोड़ा अधिक लिखेंगे, फिर तकनीकों के बारे में लिखेंगे, और इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपने खाली वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के 4 मूल सिद्धांत लिखे हैं तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। तो आपको जब सिद्धांत पूछा जाए, आपको चारों जो इसका वर्गीकरण करके हमने 4 पॉइंट बनाए हैं सिद्धांत के, वो पूरा मिला के सिद्धांत बनता है। तो आप इसको चारों को लिखेंगे। इसमें फिर वैज्ञानिक प्रबंध के 4 मूल सिद्धांत जो हैं, ये इनको क्योंकि हमें डिटेल में लिखना है, इसलिए हम इस सिद्धांत को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध करने के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है विज्ञान में की अंगूठा टेक प्रणाली। अब आप ये समझिए कि संगठन में अंगूठा टेक प्रणाली की वजह से उत्पादन कम होता था। अंगूठा टेक प्रणाली मतलब संगठन में कोई भी कार्य फॉर्मेलिटी या औपचारिकता के रूप में हो जाता था। वास्तविक रूप में उस कार्य का क्या रिजल्ट है, उस कार्य से कितना उत्पादन हो रहा है, उसे नहीं देखा जाता था। मैनेजर से लेके श्रमिक तक बस फॉर्मेलिटी में काम कर देते थे, उससे उत्पादन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। तो इसको दूर करने के लिए, किसी भी परंपरागत इस तरीके की जो रूढ़ी होती है उसको दूर करने के लिए हमेशा विज्ञान की तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। तो टेलर ने वहीं पे विज्ञान की आवश्यकता को महसूस किया और उन्होंने संगठन में कार्य करने के सच्चे विज्ञान का विकास करने की बात की, और उन्होंने कार्य करने के सच्चे विज्ञान का विकास करने का सुझाव दिया, क्योंकि कार्य के एक सच्चे विज्ञान के द्वारा ही कार्य करने की ऐसी पद्धति का विकास किया जा सकता है जो कि अधिकाधिक उत्पादन करे कम से कम समय में। उसके बाद में जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ये समझाना चाहते हैं कि विज्ञान के द्वारा संगठन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की पद्धति का पता चल सकता है। यानी कोई ऐसा कार्य करने की पद्धति का पता लगाया जाए जिससे कार्य मितव्ययिता से हो सके, समयबद्ध तरीके से हो सके और अधिकाधिक उत्पादन भी हो सके। इस प्रकार से विज्ञान की पद्धति का पता लगाना जो कि संगठन के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, ये इनके वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का पहला मूल सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है कि वैज्ञानिक चयन, प्रशिक्षण और विकास। यानी अगर संगठन में कोई भी भर्ती की जा रही है श्रमिकों की या मैनेजर की भी, तो उनका वैज्ञानिक चयन होना चाहिए, उनका प्रशिक्षण वैज्ञानिक होना चाहिए और उनका विकास वैज्ञानिक होना चाहिए। हर चीज में यदि हम वैज्ञानिक पद्धतियों और ज्ञान की तकनीकों का सहारा लेंगे तो जो भी कार्य होगा उसमें उत्तरदायित्व आप देख पाएंगे। श्रमिक है वह अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व है, और जो मैनेजर है उन्हें भी श्रमिकों के प्रति जो अपना निर्देशन और प्लानिंग का कार्य करना होता है उसके प्रति उनका क्या उत्तरदायित्व है। तो यदि वैज्ञानिक रूप से कुशल श्रमिक अगर चुने जाएंगे और उनका प्रशिक्षण बहुत अच्छे से किया जाएगा और उनके विकास के लिए अच्छी वैज्ञानिक चीजों का प्रयोग किया जाएगा, तो वह श्रमिक ऐसे श्रमिक की अपेक्षा अधिक उत्पादन करेगा जो कि श्रमिक वैज्ञानिक रूप से ना तो चयनित होगा, ना प्रशिक्षित होगा और न ही उसका वैज्ञानिक विकास हुआ होगा। विज्ञान का यहाँ महत्व श्रमिकों के चयन, प्रशिक्षण और विकास में भी बताया गया है। तीसरा मूल सिद्धांत बताते हैं कि कार्य का विभाजन और उत्तरदायित्व। टेलर के अनुसार यदि संगठन के कार्यों को विभाजित किया जाए और उस विभाजन किए हुए कार्य को अलग अलग नायकों में बांट दिया जाए और उनका उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाए,
तो यह वैज्ञानिक तरीके से कार्य का बंटवारा जो किया जाएगा, उससे जो संगठन है वो और अधिक प्रभावी और कुशल तरीके से कार्य करेगा। चौथा जो सिद्धांत बताते हैं टेलर, वो है यह कि प्रबंधन और श्रमिकों में सहयोग होना चाहिए। इनमें भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ना कि द्वेष। इनमें सहयोग होना चाहिए, ना कि व्यक्तिवाद। यदि प्रबंधन में श्रमिक और प्रबंधक दोनों के मध्य सहयोग होगा तो दोनों संगठन के लिए एक साथ कार्य करेंगे। दोनों का जो उद्देश्य होगा वह संगठन का विकास करना होगा। वे अपने निजी लाभ के स्थान पर संगठन के लाभ के लिए प्रयास करेंगे। तो इस स्थिति को मानसिक क्रांति की इन्होंने संज्ञा दी और ऐसी स्थिति में जो श्रमिक हैं वो अपना अधिकाधिक कुशलता और मितव्ययता के साथ और समय के साथ कार्य करेंगे, जिससे कि संगठन की उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये 4 मूल सिद्धांत टेलर ने वैज्ञानिक रूप से प्रबंध करने के दिए कि यदि संगठन में प्रबंध करना है तो उसे वैज्ञानिक तरीके से करने के ये 4 मूल सिद्धांत हैं। तो आप इन चारों मूल सिद्धांतों की जो डिटेल है वो अच्छे से लिखेंगे अपने आंसर में, और इसके बाद आप वैज्ञानिक प्रबंध के मूल सिद्धांतों को वास्तविक रूप देने के लिए जो तकनीकें अपनाने के लिए टेलर सुझाव देते हैं वे तकनीकें लिखेंगे और उसे भी हम पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों में पहली तकनीक है कार्यात्मक फॉरमैनशिप। कार्यात्मक फॉरमैनशिप को समझाते हुए टेलर कहते हैं कि कार्यात्मक संगठन का जो सिद्धांत है पूर्णतः विशेषज्ञ सिद्धांत पर आधारित है। और कार्यात्मक संगठन में होता क्या है कि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है और अलग अलग विशेषज्ञों को सौंप दिया जाता है। इसे ही कहते हैं संगठन का विशेषज्ञ सिद्धांत। और कार्यात्मक संगठन में कार्यात्मक फॉरमैनशिप का तात्पर्य है कि कार्य विभाजन के जो 2 उप विभाग हैं उन दोनों उप विभागों योजना विभाग और उत्पादन विभाग दोनों के लिए 4 विशेषज्ञ नायक के रूप में तैनात कर दिए जाएं, जिसे टेलर कहते हैं कार्यात्मक फॉरमैनशिप। इस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों में पहली तकनीक FW टेलर कार्यात्मक फॉरमैनशिप बताते हैं, जिसे हम आगे समझते हैं। इन्होंने कार्य को संगठन को 2 विभागों में बांट दिया है, योजना विभाग और उत्पादन विभाग। योजना विभाग में 4 क्लर्क्स हैं, जिसमें पहला है रूट क्लर्क यानी कार्यक्रम लिपिक, दूसरा समय व लागत लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, अनुशासन नायक। और उत्पादन विभाग में टोली नायक, गति नायक, जीर्णोद्धार नायक और निर्णय। योजना विभाग में रूट क्लर्क संगठन में होने वाले जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को होने की योजना बनाता है। वह उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक रूट क्या होगा उस रूट के स्टेप्स तैयार करता है। स्तर बाय स्तर वह कार्य कैसे होना है उसको तैयार करने का कार्य रूट क्लर्क का होता है। फिर है समय व लागत लिपिक यानी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है कि संगठन में होने वाले कार्य में कितना समय लगना है और उसकी लागत नहीं आनी है, उसका रिकॉर्ड रखना और उसकी योजना तैयार करना और उसके बारे में श्रमिकों को समय से अवगत कराते रहना। इस कार्य को करने वाले लिपिक को कहते हैं समय व लागत लिपिक। फिर है योजना विभाग में संकेत कार्ड लिपिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, यानी इसमें इंस्ट्रक्शन निर्देश होते हैं जो कि श्रमिकों को किसी कार्य को करते समय दिए जाने चाहिए। इस कार्ड को तैयार करने का कार्य या लिपिक करके और इस कार्ड को संबद्ध नायक है या उस श्रमिक टीम का लीडर है उसे देने का कार्य संकेत कार्ड लिपिक करता है। फिर है अनुशासन नायक। यह संगठन में उचित अनुशासन बना रहे, श्रमिकों के बीच डिसिप्लिन वे में कार्य होता रहे को इंश्योर करता है, आश्वस्त करता है कि अनुशासनात्मक कार्य संगठन में हो। यह कार्य अनुशासन नायक करता है। फिर है उत्पादन विभाग। उत्पादन विभाग में जो सबसे पहला है टोली नायक, गैंग बॉस। गैंग बॉस का कार्य होता है कि जितने भी श्रमिक आपको उस गैंग में दिए गए हैं उनको एक दूसरे के साथ समन्वित रखना, एक दूसरे के साथ मिला जुला के काम करवाना, उनको निर्देशित करना, यह कार्य
उस टोली के नायक का होता है। फिर है गति नायक यानी स्पीड बोस। किसी भी कार्य को एक अपेक्षित समय में श्रमिकों द्वारा निष्पादित कराने का कार्य स्पीड बोस करता है। यदि कोई कार्य समय पर नहीं हो रहा है तो स्पीड बोस कारणों का पता लगाता है और उसका उपाय निकालता है। फिर है जीर्णोद्धार नायक यानी रिपोर्ट। यह मरम्मत के कार्य करवाता है, जैसे कि मशीनों को क्रियात्मक स्थिति में रखने का कार्य इसी की जिम्मेदारी। फिर है निरीक्षक। इंस्पेक्टर का काम होता है कि दिए गए मानकों के अनुसार जो उत्पाद है उनकी गुणवत्ता की जांच की जाए और यदि वे अपनी गुणवत्ता से ऊपर नीचे हैं तो उनके सुधार के लिए प्रयास करवाए जाए। तो यह कार्य अलग अलग प्रकार के 4-4-8 नायकों के द्वारा किए जाते हैं, जो 2 विभागों के नायक होते हैं। कार्य बांट के किसी भी संगठन के कार्य को निष्पादित करने की जो योजना है इसे कार्यात्मक फोरमैनशिप कहते हैं और यह तकनीक FW टेलर के द्वारा प्रतिपादित की गई। इस प्रकार योजना विभाग के विशेषज्ञ और उनके कार्यों की जानकारी यहाँ आपको डिटेल में दी गई है। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, समय और मूल्य क्लर्क, उसके बाद अनुशासन अधिकारी और फिर है उत्पादन विभाग। ये हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद दूसरी तकनीक है कार्य का मानकीकरण। मानकीकरण होता है स्टैंडर्ड सेट करना, यानी प्रबंधक और श्रमिकों के बीच एक विमर्श करके और कार्य करने के विभिन्न मानकों की स्थापना की जाए ताकि कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जा। गुणवत्ता, मटेरियल, मशीन, उपकरण, तकनीक, कार्य की स्थितियां आदि सभी के कुछ स्टैंडर्ड मानक अगर डिसाइड कर लिए जाएं तो उसके बाद किसी भी कार्य को करने के लिए एक टारगेट बेस्ड प्रयास किए जाएंगे। तो यह तकनीक देते हैं कार्य का मानकीकरण करके वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन किया जा सकता है। अगली तकनीक है सरलीकरण, यानी किसी भी कार्य को सरल तरीके से करने की संगठन में किसी भी कार्य को कठिन से सरल करने के लिए उसे कार्य विभाजन को एक पद्धति बताई गई है जिससे कि वह कार्य सरल हो जाता है, तकनीकों के प्रयोग से वह सरल हो जाता है और मैनेजमेंट की कुशलता से। तो इस तरीके से बहुत सारे उपाय अपना के कार्य को सरल करके उसे करने का प्रयास करना चाहिए। चौथी जो तकनीक है वह कार्य पद्धति का वैज्ञानिक अध्ययन करके है। तो वैज्ञानिक अध्ययन किस तरीके से किया जा सकता है कार्यों का? सबसे पहला करते हैं पद्धति अध्ययन यानी मेथड स्टडी, फिर गति अध्ययन, समय अध्ययन और थकान अध्ययन। तो पद्धति अध्ययन में संगठन से जुड़े हुए उत्पादों और उनकी गुणवत्ता के निष्पादन के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाए और किस पद्धति से उसको उत्पादित किया जाए उसका गहन अध्ययन और अन्वेषण किया जाना चाहिए और उसके पश्चात ही उसे अपनाना चाहिए। उसके बाद है गति अध्ययन, यानी कोई उत्पादन समय में बनकर तैयार हो जाता है उसकी स्पीड देखनी चाहिए, उसकी प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। श्रमिकों पे ना तो अधिक बोझ आना चाहिए कि उनको कम समय में अधिक काम करना पड़ रहा है और ना ही कार्य को ढीला होना चाहिए कि उन्हें बहुत कम काम मिल रहा है और समय बहुत ज्यादा मिल रहा हो, समय भी वेस्ट होता है। फिर है समय अध्ययन। फिर है समय अध्ययन, उत्पादन करने के लिए कितना समय लग रहा है उस समय का प्रॉपर एक अन्वेषण और अध्ययन होना चाहिए ताकि समयबद्ध तरीके से, मितव्ययता से और अधिक उत्पादन कुशलता पूर्वक संगठन में किया जा सके। फिर है थकान अध्ययन। अध्ययन के माध्यम से यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि किसी भी कार्य को पूरा होने में श्रमिकों के द्वारा कितनी देर का आराम का एक ब्रेक लिया जा रहा है और वह कितनी देर से लिया जा रहा है। इस अध्ययन से यह पता चलेगा कि अगर श्रमिक थकान के बाद थोड़ा आराम कर लेते हैं और ब्रेक के बाद वह उस काम को उसी क्षमता के साथ दोबारा करेंगे तो वह कितनी देर का आराम होना चाहिए और उनको कितनी थकान होती है का अध्ययन होना चाहिए। तो इस प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन आपको हेल्प करता है। फिर अगला है भिन्नात्मक मजदूरी व्यवस्था। ये कहते हैं कि श्रमिकों को कार्य के आधार पर मजदूरी दी जानी चाहिए, न कि समय बिताने के आधार पे। वे कहते हैं कि श्रमिकों ने कितने समय पर यूनिट काम किया है वह समय न देखकर उनके द्वारा किए जाने वाले पर यूनिट कार्य को देखना चाहिए। तो वह कार्य देखने के आधार पर इन्होंने 2 प्रकार की दरों की बात करी, एक उच्च मजदूरी दर, एक निम्न मजदूरी दर। यानी वह कार्य जो
अधिक से अधिक कार्य को कम से कम समय में करने पर जो दर दी जाए वह उच्च मजदूरी दर है, और ऐसी दर जो अधिक समय लेकर कम काम किया जाए उस दर को निम्न मजदूरी दर कहा गया। फिर टेलर मानसिक क्रांति की बात करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि FW टेलर के द्वारा दिया गया। वह कहते हैं कि श्रमिक व प्रबंधन दोनों मानसिक स्थिति संगठन के लाभ के लिए कार्य करने वाली होनी चाहिए, संघर्ष के स्थान पर सहयोग करने वाली होनी चाहिए, संगठन में भाईचारा होना चाहिए और संगठन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का विकास होना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक दक्षता, कुशलता, समृद्धि की प्राप्ति हो सके। अगर ऐसी स्थिति किसी भी संगठन में है तो वह मानसिक क्रांति की स्थिति कही जाएगी, जिसमें श्रमिक और प्रबंधक दोनों एक साथ संगठन के हित के लिए कार्य करेंगे और इस स्थिति में संगठन में अधिक कुशलता और प्रभावी रूप से उत्पादन बढ़ेगा और संगठन का कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो FW टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया गया और इस सिद्धांत में उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से संगठन की समस्या को समझा जाए और संगठन की समस्या को समझ के हमें उसके प्रबंधन के अनुमान लगाए जाए, फिर हमें सिद्धांतों को संगठन में इम्प्लीमेंट करके कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करके, वे तकनीकें अगर विज्ञान पे आधारित हो तो हम इस वैज्ञानिक प्रबंध की पूरी प्रक्रिया के द्वारा संगठन में सुधार कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा FW टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध का स्थान। FW टेलर लेक्चर्स का ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर सीरीज में हम पारिस्थितिकी उपागम को पढ़ेंगे जो कि फ्रेडरिक रिक्स का है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।